द आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन बिलो। तो यहाँ देखिए स्कैंडियम में ये फर्स्ट है, ये टाइटेनियम में है, ये वेनेडियम में है, क्रोमियम में है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है कांस्टेंट वैल्यू इस तरह की, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर एकदम से इंक्रीज हुआ। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जो आप बोल सकें। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हाई and in most cases lies between that of S and P block elements. This indicates that transition metals are less electropositive than S block elements. कि S block से less electropositive, मतलब electropositive मतलब क्या है, tendency to give electron। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है उसका मीनिंग यही है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं देन व्हाट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिशन मेटल्स आर a lesser reducing agent than the S block element. The following generalization can be obtained from the ionization energy values. तो वो कौन सी जनरलाइजेशन है, the ionization energy of these elements are high, जो elements energy high है, and in most cases lie between S and P block elements. This indicates that transition metals are less electropositive than this. तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ट्रांजिशन मेटल। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, रीजन क्या है, इसमें रीजन क्या बन रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई एंड हाइयर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज हाई है और उस पर एटॉमिक साइज भी उनकी स्मॉलर है देन एल्कली मेटल्स। तो ये दोनों फैक्टर होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों फैक्टर होने की वजह से उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड हाइयर न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड क्या बोल रहा है, the ionization energy in any transition element series increases in the nuclear with the atomic number। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी हल्का हल्का। however the increase is not smooth as seen in S and P block elements। रीजन क्या है, रीजन वही है, पुअर शील्डिंग कि जो, और बीच बीच में क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल टाइप के डी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड आ जाते हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से जो ट्रेंड हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, वही पॉइंट दोबारा से पढ़ रहे हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी इन एनी ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज इन द विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। The increase, however, is not smooth as seen in S and P block। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, the ionization energy increases due to the increase in the nuclear charge within the atomic number in the beginning of the series। तो शुरू में हल्का सा जो इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। ग्रेजुअली द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एड इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद क्या होता है, डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग करते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं दे आर नॉट
protected well by the d electrons. Clear? This shielding effect tends to decrease. तो जो न्यूक्लियस से बचाने का जो काम है वो घट जाता है. And attraction due to the nuclear charge becomes more. The two opposing factors lead to a rather gradual increase in the ionization enthalpy of any transition element. क्योंकि जो स्क्रीनिंग पावर कम हो गई है डी इनर इलेक्ट्रॉन की, तो उससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू पुअर शील्डिंग. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 5D मच मोर हायर देन 3D एंड 4D. कि जो 5D सीरीज की आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो 3D और 4D से बहुत ज़्यादा है. तो उसका सिंपल सा रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो होता क्या है, इन द 5D series of transition element they come after lengthenum, so the added electron go on the next inner 4f orbital. तो 4f ऑर्बिटल जो इंटरवीनिंग शेल आ जाती है उसका जो है शील्डिंग इफेक्ट पुअर है. तो उससे क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इनहैंस्ड न्यूक्लियर चार्ज. द 4f इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. As a result, the outermost electron experience greater nuclear attraction. Okay, they experience what? Greater nuclear attraction. This lead to higher ionization energy in 5D in comparison to 4D and 3D. देखिए ये एटॉमिक नंबर का ट्रेंड है और साथ में यहाँ पर दे रखी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो पहले यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट है और फिर एब्रप्ट इंक्रीज है. तो ये जो पैटर्न है सारी सीरीज में चले जा रहा है एक्सेप्ट दैट ऑफ द लास्ट सीरीज. इसमें क्या है, पहले कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज ही इंक्रीज है, बीच में कहीं भी डिक्रीज नहीं है. और ईश्वर उसका कारण क्या है कि दीज एलिमेंट कम्स आफ्टर 4f. तो ये 4f के बाद आते हैं. तो उससे क्या होता है, दे एक्सपीरियंस्ड इनहैंस्ड न्यूक्लियर चार्ज. दे एक्सपीरियंस्ड इनहैंस्ड न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट क्या है बेटे, नेक्स्ट आपके पास है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. दिस इज बिकॉज द एटम इन दीज एलिमेंट्स आर क्लोजली पैक्ड and held together by strong metallic bond. जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उन दे एक्सपीरियंस मोर हीट, मोर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि दे आर हेल्ड टुगेदर. कि इन एडिशन टू द नॉर्मल बॉन्डिंग उनमें क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग में होती है. तो वो जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है उस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनमें हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है. द मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड. श्योर, दोबारा समझिए. कह रहा है ईच सीरीज इंडिकेट, हर एक जो 3 सीरीज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कि जितने ज़्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे डी में, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, उतने ज़्यादा ही वो बॉन्ड बना पाएगा. सो एंड देयरफॉर ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड. तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तो आप चेक कीजिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये बिल्कुल मिडल में होते हैं. और तीनों क्या है, तीनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन. इन तीनों केसेस में क्या है, हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit a large number of oxidation state in their compounds. With a very few exceptions, most of the
transition elements show variable oxidation state, like scandium, which shows always +3. Okay, scandium does not show any other state except +3. You have to memorize that. Variable oxidation state occurs due to the participation of inner n-1d electrons along with outer ns electrons, because the energies of n-1d and ns are very near to each other. देखिए वो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सिवाय दो एग्जांपल के। एक है स्कैंडियम +3 और दूसरा है जिंक +2। लेकिन जिंक तो खैर ट्रांजिशन मेटल नहीं है, वो डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है, उसको सिर्फ सिमेट्री मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। तो जो स्कैंडियम है इट इज़ द ओनली ट्रांजिशन मेटल्स विच कैन शो ए फिक्स स्टेट ऑफ +3। अगर इस एक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट क्या शो करते हैं? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज जो n-1d है और जो ns ऑर्बिटल्स हैं दे हैव नियरली द सेम एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी लेवल सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर। ठीक है, जिंक और कॉपर यहाँ पे आ गए। तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट पे टिक मार्क लगा हुआ है, ब्लैक ऐसे मैंने किया, देखिए ब्लैक टिक लगा हुआ है, ये क्या है? ये अनस्टेबल स्टेट है। कौन सी है? ये अनस्टेबल स्टेट है। लेकिन जो जिन पर सर्कल लगा हुआ है वो क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट। जैसे स्कैंडियम है +3 में है, टाइटेनियम सबसे ज़्यादा +4 में होता है। हालांकि +2 +3 भी शो करता है, लेकिन +4 इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट। ऐसे क्या है? आयरन शो व्हाट? +2 +3। जो आयरन की +4 +5 और +6 स्टेट है वो अनस्टेबल है। क्या बेटे? वो अनस्टेबल है। दोबारा बोल रहा हूँ, आयरन की +4 +5 +6 क्या है? यहाँ पे अनस्टेबल है। हालांकि एग्जिस्ट करती है, लेकिन आयरन किसमें स्टेबल होता है? +2 में और +3 में। आर यू श्योर? तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप। श्योर नाउ? वेरी गुड। तो क्या आएगा यहाँ पे? स्कैंडियम +2 और +3, तो ये +2 नहीं करता, +3 करता है। टाइटेनियम में +4 मोस्ट स्टेबल है। ठीक है ना? क्लियर आपको ये बात? वेनेडियम में +5 मोस्ट स्टेबल है। क्रोमियम में आपकी +6 और +3 मोस्ट स्टेबल है। मैंगनीज में याद रखिए +7 है, +6 है, +4 है, दे आर वेरी स्टेबल। ऐसे क्या होगा? +2 एंड +3 इन आयरन इज हाईली स्टेबल। कोबाल्ट में +2 +3 हाईली स्टेबल। निकल में +2, कॉपर में +2, इन एक्वस मीडियम इज मोर स्टेबल। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये आप ध्यान से पढ़िए और इनको याद रखिए। क्लियर आपको ये बात? श्योर? तो इनको आप याद रखेंगे। श्योर ना बेटे? वेरी मच श्योर। सेम टू सेम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +4 स्टेट जो है और जो +5 स्टेट है उसमें, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर ऑस्मियम यहाँ पर +8 शो कर रहा है। ठीक है, अर्गोनियम यहाँ पे +8 शो कर रहा है। तो कुछ केसेस में आपको हाईएस्ट स्टेट मिल सकती है। ऑस्मियम में क्या लिखती है? हाईएस्ट स्टेट दैट इज +8। एज ए स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू नो दैट आंसर। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास 4D और ये 5D का सीरीज आ गया। आर यू श्योर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है? कह रहा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट इज n-1d ns। Since the energy level of n-1d and ns is very close to each other, so both ns and n-1d electrons are available for bonding purpose.
तो क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है तो दोनों बॉन्डिंग पर्पस के लिए फ्रीली अवेलेबल है। Therefore, the number of oxygen states shown by this element depends upon number of d इलेक्ट्रॉन it has। कितने d इलेक्ट्रॉन हैं? जैसे स्कैंडियम के पास 1 है तो 2 + 1 3 स्टेट हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल स्टेट। द हाइएस्ट स्टेट विच इज एलिमेंट द ग्रुप शो is given by a total number of ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन। आप टोटल काउंटिंग कर ली, जैसे मैंगनीज में है 3d 5 4s2, तो क्या होगा? मैक्सिमम शो करेगा यहाँ पर +7। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस स्टेट डिपेंड अपॉन फैक्टर्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्टोइकोमेट्री, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। दोबारा समझिए, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी? नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर 2 नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे है, स्टोइकोमेट्री कौन सी इन्वॉल्व है उसके अंदर, लैटिस एनर्जीज कौन सी इन्वॉल्व हैं, और सॉल्वेशन एनर्जीज कौन सी इन्वॉल्व हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज फाउंड इन केस ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स because fluorine and oxygen both are very highly electronegative element। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ऑक्सीजन इज एबल टू शो मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स देन फ्लोरीन। उसका रीज़न ये होता है, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्डिंग बट ऑक्सीजन कैन फॉर्म पाई बॉन्डिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है जो आपको समझना है कि हालांकि ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, बट इट इज एबल टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ कंपाउंड देन फ्लोरीन। तो ज़्यादातर एलिमेंट में आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट स्टेट में या तो फ्लोरीन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर हाईएस्ट स्टेट में नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की बात आएगी तो जो ऑक्सीजन है इट इज़ आउट नंबरिंग फ्लोरीन बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स आल्सो। तो जो ऑक्सीजन स्टेट है प्लस शोन, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +8 इज शोन बाय बोथ रुहोनियम एंड ऑस्मियम। उसके बाद क्या बोल रहा है एन एग्जामिनेशन ऑफ द कॉमन स्टेट रिवील द फॉलोइंग कंक्लूजन। कह रहा है फॉलोइंग कंक्लूजन हमारे सामने आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? द वेरिएबल स्टेट शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ns and n-1 d electron, except scandium the most common state is +2। okay, in case of scandium it is what? +3। the oxygen state arises from the loss of 2 4s electrons, the mean that scandium d becomes more stable than s। कि scandium के बाद d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये ना स्कैंडियम में +3 स्टेबल है लेकिन बाकी सब में +2 स्टेबल है, ये आप याद रखिए। द हाइएस्ट स्टेट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। ठीक है, हाइएस्ट स्टेट इज शोन बाय रुहोनियम एंड ऑस्मियम दैट इज +8। द ट्रांजिशन एलिमेंट इन +2 and +3 स्टेट मोस्टली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। In the compound of higher state, the bonds are essentially covalent. For example, in permanganate ion, the bond forms are covalent in nature. Within a group, the maximum state increases with the atomic number. For example, iron show state of +2 and +3, but rhodium and osmium shows +4, +6 and +8। और +8 में तो दोनों यूज करते ही हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस तरह का। कह रहा है विद इन ए ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर क्या होता है? द मैक्सिमम स्टेट इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर। मैक्सिमम स्टेट जो होती है एटॉमिक नंबर से बढ़ जाती है। आयरन शो स्टेट ऑफ +2 and +3, बट रोडियम एंड ऑस्मियम शो +6 and +8 क्योंकि वो डाउन द ग्रुप है। Transition metals also
in low state like +1 and 0. For example, nickel forms tetracarbonyl nickel in which nickel exists as 0 state. The bonding in transition compound in low state is not very simple. It is you will study it in complexes. It is called as synergic bonding. What is that called as? Synergic bonding. Next बोल रहा है ionization enthalpy and stability of the oxidation state. The values of ionization enthalpy can be used to estimate the relative stability of various states. For example, nickel 2 plus compounds are found to be more stable than platinum 2, but platinum plus 4 compounds are more stable than nickel plus 4. तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है निकल 2 प्लस की जो पहली दो ऑक्सीजन स्टेट है +1 और +2 उसकी एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट आईपी एंड सेकेंड आईपी ऑफ प्लैटिनम. दोबारा समझ लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है. उसको जानने के लिए नंबर 1 इन्फॉर्मेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. उसके अलावा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ये भी आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ताकि हम उसकी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी को चेक कर सकें. जैसे कॉपर +2 कंपाउंड्स हैं और कॉपर +1 कंपाउंड है, तो कॉपर +1 में D10 है और कॉपर +2 में D9 है. बट डिस्पाइट बीइंग दैट कॉपर 2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाई हीट ऑफ सॉल्वेशन, क्योंकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है. आर यू श्योर अबाउट दैट? नेक्स्ट दे रखा है आपको पास क्या? इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वैल्यूज. तो आप चेक कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वैल्यूज हैं. स्कैंडियम की दे रखी है आपके पास, फिर दे रखी है टाइटेनियम की, फिर वेनेडियम की, फिर क्रोमियम की, मैंगनीज की, आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, कॉपर की. अब चेक कीजिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कॉपर की वैल्यू प्लस में है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव में है. बाकी सबकी वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव में. ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में. इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर विल बी द ओनली मेटल विच विल नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन. क्लियर आपको बड़े? कॉपर अकेला ऐसा मेटल है जो dilute एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सारे मेटल क्या होंगे जितने भी नेगेटिव की वैल्यू है. जी देखिए, स्कैंडियम की नेगेटिव है, टाइटेनियम की नेगेटिव है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल सबकी नेगेटिव है. ये सारे मेटल जो हैं dilute एसिड में डिजॉल्व होकर क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. याद रखिए इस बात को आप लोग. आप दोबारा से चेक कीजिए, ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और ये कॉपर का प्लस में है. ठीक है जी. तो कॉपर +2 से, तो याद रखिए जैसे मैंने आपको अभी बोला है, कॉपर +2 स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस मीडियम. ड्यू टू हाई हीट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती. ठीक है ना? यही वजह होती है कॉपर +2 में. आप चेक कर लीजिए पॉजिटिव, तो जिसका डेल्टा, तो उसके में क्या होगा? उस केस में जिसका E0 पॉजिटिव है उसका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा और रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. तो ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है. आर यू श्योर अबाउट दैट? द मेटल शुड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है. जिसकी वैल्यू क्या है? E0 वैल्यू नेगेटिव है. कॉपर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं है. ठीक है.
तो जो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या बोल रहा है? तो मेटल अगर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं तो थर्मोडायनेमिकली भी वो फेवरेबल प्रोसेस है, क्योंकि इंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मोर देन द इंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है नहीं? श्योर अबाउट दैट? क्या कह रहा है? दीज मेटल शुड एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिनकी वैल्यू नेगेटिव में है कैसे होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा? सप्लाई इलेक्ट्रॉन। तो जिन मेटल्स की जो ई नॉट वैल्यूज है नेगेटिव में है, दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन ई नॉट वैल्यूज ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन। तो ये जो इरेगुलर वेरिएशन है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड सब्लिमेशन इंथैल्पी। डिफरेंट एलिमेंट की सब्लिमाइज एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिफरेंट होती है। क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ इसने लिखा भी हुआ है, मेटल को पहले सब्लाइम किया गया, गैसियस स्टेट में लाया गया। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स। तो पहले में क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी दीजिए ताकि मेटल वेपर फेज में आ जाए। दूसरे केस में है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, फ्रॉम दैट एटम इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड। और थर्ड में क्या है? वो जो मेटल आयन प्लस का फॉर्म हुआ है वो एक्वस मीडियम में डिजॉल्व होके क्या करेगा? हाइड्रेशन करेगा। तो पूरे तीनों को स्टेप को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, where delta H represents the enthalpy change required to solid to monovalent state of in gaseous। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सारी वैल्यूज आपको बहुत ही फैबुलस तरीके से याद तो खैर नहीं करनी, लेकिन अंडरस्टैंड करनी है कि 3 स्टेप में जब भी आप ई नॉट वैल्यूज पढ़ें 3 स्टेप याद रखें। नंबर 1, मेटल की सब्लिमेशन इंथैल्पी क्या है, मेटल की आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, और मेटल की हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। दीज 3 वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर Mn to M हाफ सेल इज मेजर्ड टेंडेंसी ऑफ दिस। दिस रिडक्शन रिएक्शन विल टेक प्लेस इफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। क्योंकि अगर ई नॉट पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए सेल। इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ Mn प्लस will occur if the electron potential is negative, tendency for the formation of from the metal will be more। इसका मतलब क्या हो गया? अगर E नॉट नेगेटिव होगी तो जैसा लिखा गया है रिएक्शन उसके उल्टा होगा। ठीक है? अब ये नेक्स्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर विच ई नॉट इज मोर नेगेटिव मीन्स और लेस पॉजिटिव मीन्स दैट इज मोर स्टेबल इन द सोल्यूशन। जिसकी ई नॉट वैल्यू लेस होगी वो सोल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल होगा। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज कैन बी प्रेडिक्टेड फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज। तो जिसकी ई नॉट वैल्यू जितना नेगेटिव होगी उतने ज़्यादा वो सिस्टम में या सोल्यूशन में क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर नहीं? आपको बात यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटायन फॉर विच डेल्टा सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन और ई नॉट इज मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव will be more stable in the solution। अब क्या बोल रहा है? द ट्रेंड इन Mn3+2 Mn2+, तो 3+ से 2+ बना रहा है। ठीक है? तो उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो चेक कर रहा है कि इसकी ट्राइवेलेंट से डाइवेलेंट जाने में कितनी हीट की रिलीज होती है। तो यहाँ पर टाइटेनियम जो है, वेनेडियम जो है, क्रोमियम है, सब वैल्यू नेगेटिव शो कर रहे हैं एक्सेप्ट दीज 2। ये सारे पॉजिटिव शो कर रहे हैं। क्लियर नहीं? क्लियर? तो
जो ट्रेंड इन Mn3 to M2 प्लस है वो क्या करते हैं, दोज ट्रेंड इंक्रीजेस इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। अगर हम पीरियड में लेफ्ट राइट चलेंगे तो क्या होगा, तो मेटल की जो +2 से +3 में कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा।